जय श्री कृष्णा मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके लिए क्लास 9th के जो विज्ञान है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। ध्यान रखना आप, जो इसका जो आंसर रहेगा द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, इतना ध्यान रखना। तो जो होता है वो होता है आपका घनत्व का। ठीक है, ये घनत्व की डेफिनेशन होती, घनत्व की डेफिनेशन है, परिभाषा है। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम घनत्व कहते हैं। तो आपका आंसर रहेगा घनत्व। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है। ऑप्शन आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा है 100 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 4 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 273 केल्विन। तो आपको ये बताना है कि घनत्व अधिकतम, मतलब उस घनत्व का मतलब हो गया कि आयतन, कम आयतन में अधिक द्रव्यमान होना, मतलब उसकी जो मोटाई होती है, वो जो गाढ़ापन समझ सकते हैं आप उसको, तो वो घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। आपका आंसर क्या रहेगा? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा आप। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं इसके अलावा कि जो इसका क्वथनांक होता पानी का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। और इसका गलनांक जो होता है तो वो होता है बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप बस इतना ध्यान रखें, पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला ले लीजिए आप क्वेश्चन को, निम्न में से किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। तो आपको पता है आजकल जो न्यू बुक जो आ रही हैं और अभी की जो खोज चल रही है, कई वैज्ञानिकों ने 5 प्रकार बताया। वैसे तो मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं आपके, किसके? निम्न में से किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, द्रव, प्लाज्मा, गैस, ठोस, और 4 ऑप्शन है। तो इसमें से जो आंसर रहेगा वो है डी, प्लाज्मा। तो मैं आपसे बात कर रहा था, द्रव की अवस्थाएं होती है, मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। तो अभी जो वैज्ञानिक है उन्होंने इसको 5 अवस्थाएं बता रहे हैं कुछ वैज्ञानिक, ठीक है ना। तो इसमें चौथा नंबर प्लाज्मा बताया गया है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अभी मुख्यतः कितनी अवस्थाएँ होती है? 3 अवस्थाएँ होती है, ठोस, द्रव और गैस। चौथा आजकल कुछ लोग इसको प्लाज्मा भी बोल रहे हैं, और एक और आता है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। आगे चलते, अंतराणिक दूरी सबसे कम होती है, मतलब अणुओं के बीच में दूरी, कणों के बीच की दूरी सबसे कम किस में होती है, आपको ये बताना है। तो द्रव में, या ठोस में, गैसों में, या सभी में, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा द्रव में भी अणुओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है, सबसे ज़्यादा होती है गैसों। तो ठोस में अणु जो होते हैं एकदम पास में होते हैं, ठीक है ना। जो ठोस होता है उसमें जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, वो एकदम पास में होते हैं। तो आपका आंसर आ गया बी, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, अब आगे देखिए कौन सा आता है आपके पास में। शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ के बारे में आपको पता होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये तो हो नहीं सकता H2O, ठोस, नाइट्रोजन भी नहीं होता, जमी हुई ऑक्सीजन ये भी नहीं हो सकता। तो ये डी वाला आंसर है। जो शुष्क बर्फ होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सूखी वाली, ठीक है ना। जो हम छोड़ते हैं ना, देख अपन जो लेते हैं वो O2 होती है, और जो हम छोड़ते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब ये जमती है तो एकदम ठोस रहती है, ठीक है ना। इसलिए इस ठोस CO2 जो होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम बोलते हैं शुष्क बर्फ, ठीक है। आगे चलो, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो मोस्टली बर्फ़ का जो गलनांक होता है सेल्सियस में अगर पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस बताना। लेकिन अगर एक्यूरेट आपसे पूछे, केल्विन में पूछे, देखना सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, सेल्सियस में आंसर क्या रहेगा आपका? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ केल्विन में पूछा है, तो केल्विन का आंसर रहेगा आपका 273.15। ये गलत, और ये बी भी गलत, और डी भी गलत। आपका आंसर कौन सा आएगा? सी वाला 273.15 केल्विन। ध्यान रखिएगा।
आगे चलते हैं। डिटोल की बूंद को जल में मिलाने पर परिघटना घटित हो। आपने डिटोल मार्केट से लाते होंगे या फिर कभी आपने उसको पानी में डालकर देखा हो, एकदम से कुछ परिघटना होती है, एकदम से उसको कुछ कणों को चलते हुए देखा हो, मतलब कुछ ऐसी कुछ घटनाएं होती है, उसे बोलते हैं विसरण। उसमें क्या होता है, जो डिटोल के कण होते हैं, डिटोल जो पदार्थ होता है उसके जो कण होते हैं, पानी कण, वो एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, भागते हैं, एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, दौड़ लगाते हैं, चलते हैं, उसे ही बोलते हैं हम विसरण। ठीक है, आप अगर कभी ध्यान से नहीं देखा हो तो एक बार आप ज़रूर डिटोल और उस पानी में डालिए और फिर उसमें एक जो परिघटना होगी उसे हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डिटोल के कण हैं और पानी के कण हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, गति करते हैं, और इस जब एक दूसरे की तरफ गति करते हैं दो पदार्थों के कण, तो उसे हम विसरण कहते हैं। आगे चलते हैं। गर्मियों के दौरान मटके में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है, इसका क्या कारण है? ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्यों, किस कारण से होता है? विसरण के कारण ये नहीं हो सकता, परासरण भी नहीं हो सकता, बाष्पीकरण इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा? वाष्पीकरण, ये डी नहीं रहेगा। बाष्पीकरण के कारण क्या होता है कि जो मटका होता है वो पानी से ऊष्मा को क्या कर लेता, ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे ही पानी से ऊष्मा निकलेगी तो पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ध्यान रखना, इसको हम बाष्पीकरण कहते हैं। तो बाष्पीकरण के कारण ही कोई चीज़ क्या होती है, ठंडी होती है, शीतलन की क्रिया होती है उसमें। तो अभी समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गर्मियों के दौरान, ये क्वेश्चन आई थिंक 2 बार आ गया, लेकिन क्या करें, पढ़ लो। गर्मियों के दौरान मटके में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो आपको याद रखना, बाष्पीकरण के कारण। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? मुख्यतः आपने पढ़ रखा है 3 अवस्थाएं होती, 1 गलत, 2 गलत, 3 सही है, 4 गलत। दाब बढ़ाने, जो दाब होता है, अगर दाब बढ़ाने पर निम्न में किसके आयतन में कमी होगी? तो ठोस पे तो देखना, दाब बढ़ाओगे तो कोई अंतर ही नहीं आता, कुछ ठोस वस्तु होती है, आप कितना भी दाब लगाओगे उसकी वो स्थिति परिवर्तन ही नहीं होती। ठीक है ना। और द्रव में नहीं होगा, इसके आयतन में भी कोई परिवर्तन, गैस में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिए, गैस में परिवर्तन हो जाता है। दाब बढ़ाओगे तो उसका आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वो है गैस। अब चलते हैं तापमान का ऐसा ही मात्रक। तो तापमान मतलब जो टेम्परेचर होता है उसका मापने का न्यूटन तो वर्ग के लिए होता है, ये ऊर्जा का होता है, ये गलत हो ही गया। तो केल्विन सही है। क्या है? केल्विन आपका सही। पास्कल हो नहीं सकता, पास्कल किसका होता है, दाब का होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका तापमान का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है केल्विन। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला है रिक्त स्थान है। तापमान में वृद्धि करने पर खाली स्थान की दर वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखना, जैसे ही हम तापमान कहीं बढ़ता है तो जो बाष्पीकरण की क्रिया होती है वो उसमें वृद्धि हो जाती है। तापमान बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, वृद्धि। बाष्पीकरण का मतलब मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जब जल से वाष्प में बदलता है, जब जल वाष्प में बदलता है उसे ही हम बोलते हैं बाष्पीकरण की क्रिया। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है बाष्पीकरण की क्रिया भी तेज गति से बढ़ती चली जाती है। ठीक, किसी भी चीज़ को आप गर्म करोगे तो जो बाष्पीकरण होता है वो तेज गति से होता है। तो ध्यान रखना, बाष्पीकरण पहला हो गया। दूसरा देखिए, बाष्पीकरण से खालिस्तान उत्पन्न होती है। तो मैंने जस्ट पहले बताया कि जो बाष्पीकरण होता है, बाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही वाष्प बनता है तो वाष्प क्या हो जाती है, उससे ऊष्मा निकलती है उस पदार्थ से, इसके बाद में वो एकदम ठंडी हो जाती है, तो ठंडक में उसमें क्या होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। बाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। इसका एक और उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे अपने शरीर में कभी कभी आपने देखो बाष्पीकरण होता है, पसीना निकलता है, वो भी बाष्पीकरण का एक उदाहरण है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है अपने शरीर से पसीना निकलता है और इसके बाद में वो पसीना क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, एकदम से अपना शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो आगे चलते हैं। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को, हवा होती है ना, हवा में जो उपस्थित जलवाष्प होते हैं मतलब जल के कण होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आर्द्रता बोलते हैं। अगर वायु में जल के कण हैं तो वो क्या है, आर्द्रता है। पदार्थ के कण खालिस्तान
गतिशील होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, तो आंसर रहेगा निरंतर। और ये इधर लिखे भी हुए, मैंने लगाना भूल गया था। आगे देखिए, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना। जब दो विभिन्न पदार्थ, अभी मैं जस्ट पहले बात कर रहा था अब डिटोल की और पानी की, ठीक है, दो पदार्थ, एक डिटोल और एक पानी, तो दो विभिन्न पदार्थों के कण जब स्वतः ही मिलने लग जाते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। अगला है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? खाली जगह होती है, तो उसका आंसर रहेगा रिक्त। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। आगे देखिए, ठोस एवं द्रव की तुलना में, ठोस एवं द्रव, ठोस समझ रहे हो, एकदम जिसकी आकृति कभी चेंज नहीं होती, एकदम ठोस रहे। द्रव जैसे पानी समझ लीजिए, पानी की तरह, की तुलना में गैसों में संपीड़ितता क्या होती है? हमेशा ध्यान रखना, अधिक होती है। गैसों में संपीड़ितता अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। और ठोसों में संपीड़ितता होती ही नहीं, द्रव में होती है और गैसों में भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा संपीड़ितता किस में होती है? गैसों में होती है। तो इस संपीड़ितता के कारण ही हम गैसों को किसी चीज़ में भर पाते हैं। छोटी सी जगह में हम बहुत सारी गैस को हम एकत्रित करके रख सकते हैं, संपीड़ितता के कारण ही। आगे चलो, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था। तो आप देखिए, जो 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही बर्फ़ जो पिघल कर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बनती है, उसके बाद में 100 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक जो पानी होता है, जल होता है, वो द्रव अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर रहेगा द्रव। और जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस और ऊपर की तरफ, तो फिर वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इधर 0 से 100 तक द्रव रहता है और 0 से नीचे किस में चला जाता है? बर्फ़। और अगर 100 से ऊपर की बात करें तो वो बदल जाता है वाष्प में, ध्यान रखिए। ओके, आगे चलिए। अब ये आपकी सही जोड़ी आ गई है। सही जोड़ी में आपका पहला, केल्विन में, केल्विन में तापमान। जो तापमान होता है, तो इसमें अपन देखते पास्कल, न्यूटन, द्रव्यमान, आयतन, मीटर, किलोग्राम, ये तो नहीं, ये सेल्सियस में तापमान प्लस 27 नहीं 273 होगा। यहाँ पर क्या होगा? 273, क्योंकि जो केल्विन का मान है वो सेल्सियस से 273 ज़्यादा होता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वो किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस का मान किसके बराबर होता है? केल्विन के 273 केल्विन के बराबर होता है। इसलिए सेल्सियस में आप प्लस 273 करोगे, बराबर 1 केल्विन करोगे, तो ये बराबर हो जाएंगे। इसलिए आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ये वाला, ठीक है। अगला देखिए, घनत्व। तो घनत्व जस्ट मैंने बताया था आपको, ये रहेगा आपको द्रव्यमान बटे आयतन। फिर देखिए आप अगला, दाब का तो पास्कल होता है। पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक था, उन्होंने दाब के बारे में बताया था। तो ये दाब का ऐसा ही मात्रक होता है, वो होता है पास्कल। भार, तो जो भार शब्द लिखा है आपका, इसको आप किस सेंस में लीजिए? बल के सेंस में लीजिए। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, इसका रहेगा न्यूटन। क्या रहेगा? न्यूटन रहेगा। अगला देख लीजिए, लंबाई का तो आपका मीटर होता है, ठीक है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक, द्रव्यमान का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। तो ये आपको जोड़ी भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। अब सत्य पहला ही है आपके पास में, आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर। बिल्कुल, आयतन हम किस में मापते हैं? लीटर में मापते हैं, तो ये सही हो गया। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। जो विसरण की दर होती है वो द्रवों में क्या होती है? अधिक होती है, ठोसों की अपेक्षा, क्योंकि इसमें जो कण होते हैं वो गतिशील रहते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं। लेकिन ठोस में ऐसा ज़्यादा ऐसा नहीं, वो एकदम पास होते हैं, एकदम जकड़े हुए। आगे चलते हैं, वायु की गति में वृद्धि
होने से बाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। देखना जितनी हवा चलेगी उतना ही क्या होता है, बाष्पीकरण होता है, उतना ही क्या होता है, बाष्पीकरण होता है। देखना ध्यान से, ये शब्द आया वायु की गति, वायु की गति, और यहाँ शब्द आया आपका बाष्पीकरण, ये बाष्पीकरण। बाष्पीकरण का मतलब मैंने बता दिया, पानी का उड़ना समझ लो आप तो, ठीक, पानी का उड़ना है, बाष्प में बदलना। आपने देखो जितनी अपन कभी कभी अपने कपड़ों को हवा में सुखा लेते हैं, चाहे धूप निकले या ना निकले, तो वो बाष्प बन के पानी उड़ गया, तो मतलब जितनी वायु चलेगी उतनी ही बाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना। और अगर वायु गति धीमी हो जाती है मतलब, तो उसका बाष्पीकरण भी कम हो जाता है। तो वायु गति बढ़ती है तो बाष्पीकरण की दर बढ़ती है, तापमान बढ़ा दोगे तो बाष्पीकरण की दर बढ़ती है, क्षेत्रफल बढ़ा देते हो तो बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। कुछ याद रखिए आप। अगला देखिए, जल का क्वथनांक होता 100 डिग्री सेल्सियस, तो बिल्कुल ये भी राइट है। क्वथनांक का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति या ऐसा ताप जिस पर जो द्रव जो होता है वो बाष्प में बदल जाए, ऐसा ताप जिस पर कोई भी जो द्रव होता है वो किस में बदल जाए, आपके बाष्प। तो जल जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर बाष्प में बदलता है, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए आप, द्रवों का एक निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, बिल्कुल गलत है। पानी होता है क्या, निश्चित आकार होता है। आप ग्लास में डालोगे तो ग्लास जैसा हो जाएगा, कटोरी में डालो तो कटोरी जैसा हो जाएगा, टाट में डालो तो टाट जैसा, किस थाली में डालो, किस ऐसे ही डाल दो तो उसको आकृति उसकी निश्चित नहीं होती, बिल्कुल ये गलत लिखा, अनिश्चित होता है ना। तो ये तो आयतन तो आपका निश्चित रहेगा, लेकिन ये आकार क्या रहता है, अनिश्चित रहता है। ध्यान रखिए, ये आयतन वाला सही है, ये यहाँ अनिश्चित, तो इसलिए पूरा ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, असत्य है। ठोसों में अणुओं के बीच का स्थान अधिकतम होता है, ये बिल्कुल गलत लिखा है, जबकि अधिकतम स्थान किसके बीच होता है आपका, उसमें गैसों में और द्रव में। तो ठोसों में अणुओं के बीच का स्थान अधिकतम नहीं होता, बहुत ही नगण्य, बहुत ही कम होता है, एकदम चिपके हुए होते हैं ठोसों में अणु। तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया है। तो आपके पहला सही है, ठीक है, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा भी सही है, और ये वाला क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। अगला चलते हैं, ये एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है। फ्लोरसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो ध्यान रखना, जो आपने ये ट्यूब देखी होगी लाइट वाली, फ्लोरसेंट ट्यूब होती है, उसके अंदर होती है हीलियम। क्या होती है, हीलियम, और इसमें बल्ब के आगे नियॉन ही लिख दिया, मतलब नियॉन बल्ब जो होता है तो उसमें नियॉन गैस होती है। तो वो सिंपल क्वेश्चन था ये। तो फ्लोरसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस भरी होती है और नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस भरी होती है। आजकल वैज्ञानिक पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं जस्ट अभी इसकी बात कर रहा था आपसे, ये 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। आजकल वैज्ञानिक पदार्थों की 5 अवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला ठोस, द्रव, गैस, ये गैस इसमें नहीं, शायद इसमें छुपा हुआ अगर लिखा है इसमें नहीं, तो एक तीसरा नंबर पे आप भी ध्यान रखिए, गैस, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। और चौथे नंबर पे आपका ये प्लाज्मा, और 5वें नंबर पे है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये इसका 5 प्रकार है। तो एक वैज्ञानिक थे, उनके ही नाम पर ये प्रकार। आगे चलें, तापमान बढ़ाने पर कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जस्ट इसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि तापमान बढ़ता है तो जो कण होते हैं उसमें बहुत तेज गति से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब कण बहुत तेज गति से गति करते हैं। तो तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। आगे चलिए, आपको समझ में आ गए होंगे। एक उदाहरण दे देता हूँ इसका, तापमान का। जैसे अपन किसी पानी गर्म करते हैं, इस स्टार्टिंग में रखते हैं, धीरे धीरे बुलबुले आने स्टार्ट होते हैं, बहुत पतले पतले छोटे छोटे, इसके बाद वो उबलने लगता है। तो इसका मतलब ये हो कि उसके अंदर जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और पानी एकदम से उछाले मारने लगता है, उबलने लगता है। अपन को ऐसा उसे अपन क्या बोलते हैं, उबलने। जबकि वो कणों की गति होती है, बहुत तेज गति से गति करते हैं, तो उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है ना, तापमान बढ़ने पर। आगे चलिए, अभी भी है,
दाब को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन है आपका दाब को परिभाषित कीजिए। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। कोई भी सतह है, उसके किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप एकदम सीधे 90 डिग्री के कोण से उसको दबाएंगे, ठीक है ना, तो जो बल लगेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं, ठीक है ना। आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी जगह पर आप एकदम से सीधे 90 डिग्री कोण से एकदम नीचे की तरफ आप मतलब क्या बल लगाइए, फोर्स लगाइए, तो उसको क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है, ऐसा तापमान होता है जिस पर कोई भी ठोस होता है, जैसे बर्फ मान लो, वो पिघलकर क्या बनता है? द्रव। तो उसे हम क्या बोलते हैं भैया? गलनांक। इसके बारे में मैंने बता दिया, गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलनांक। तो इस पिघलने से याद रखो, जिस तापमान पर कोई चीज़ पिघलती है उसे हम बोलते हैं गलनांक, ठीक है। अब घनत्व का मात्रक, तो घनत्व का मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम प्रति मीटर घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम मतलब द्रव्यमान हो गया, और जो घन मीटर हो गया वो क्या मान? आयतन हो गया। क्या हो गया? आयतन। तो क्या द्रव्यमान प्रति आयतन, अभी जस्ट पहले बात करी थी इसकी अपन, लेकिन इसका सूत्र क्या हो? किलोग्राम प्रति घन मीटर। आगे है, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तनों में रखने पर किस परिघटना के कारण जो पानी होता है, जल होता है, वो ठंडा हो जाता है? तो ये मैंने बताया था, वाष्पीकरण। किसके कारण? वाष्पन या वाष्पीकरण के कारण। क्योंकि जो मटका होता है वो उन जो पानी की जो ऊष्मा होती है उसको क्या कर लेता? अवशोषित कर लेता, उससे वाष्पन हो जाता है, ठीक है ना। जिससे क्या हो जाता है? वो ठंडा हो जाता है। आगे देखिए, चलिए, तो इतने ही थे क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि हम मेरे नए आने वाले वीडियोस आपके नोटिफिकेशन के रूप में आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।